नमस्कार, महासंग्राम 2024 में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल किया पेश। कहा, इस बिल से समाज में आएगी समानता। कल ये बिल लोकसभा से हो चुका है पास। संसद की कार्रवाई शुरू होने पर पीएम मोदी ने जताया आभार। बिल के समर्थन में वोट करने वाले सभी सांसदों को किया धन्यवाद। कल सुबह बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी महिला मोर्चा प्रधानमंत्री का करेगी भव्य स्वागत। महिला आरक्षण बिल के लिए प्रधानमंत्री को देंगी धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल का बयान। कहा, हम महिला आरक्षण बिल का करते हैं समर्थन। समाज के सभी वर्गों का होना चाहिए बेहतर प्रतिनिधित्व। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, पीएम मोदी ने महिलाओं को अधिकार देने का काम किया। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन उसने महिलाओं को नहीं दिया अधिकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज दिल्ली स्थित आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से की खास मुलाकात। यात्रियों का उठाया सामान भी कांग्रेस पार्टी ने शेयर की तस्वीर। और पाकिस्तान फिर बेनकाब। सोशल मीडिया पर भारत की छवि खराब करने की है कोशिश। आतंकी निज्जर मामले को लेकर सोशल मीडिया कैंपेन के पीछे पाकिस्तान का हाथ। कनाडा में निज्जर की मौत पर सोशल मीडिया पर भारत विरोधी दुष्प्रचार। और महासंग्राम 2024 की खबरों की शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ। एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के ताजा बयान के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच राजनीतिक खींचतान और तेज हो गई है। इसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आईएनडीआईए ब्लॉक को उन सीटों पर गठबंधन करना चाहिए जहां बीजेपी को जीत की उम्मीद है। उमर अब्दुल्ला ने कल जम्मू में कहा कि वो उस बयान पर कायम है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2019 की सीट व्यवस्था की यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए, यानी जिसका तो उसको बरकरार रखना है। आज पीडीपी के महासचिव महबूब बेग ने उमर अब्दुल्ला के बयान को उनका निजी बयान बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के नेताओं को यह समझना चाहिए कि शक्तिशाली और ताकतवर पार्टी बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है और इसीलिए पीडीपी और एनसी दोनों को संकीर्ण मतभेद छोड़कर मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि जो इंतखाबात की तारीख करीब आती जाएगी, एक उसके लिए कहीं ना कहीं पस मंजर तैयार किया जाएगा, और इस तरह से जो लगातार बयानात सामने आ रहे हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला के जो बयानात सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार अब वो सीटों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। पूरी डिटेल्स आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हिना, सियासत में न कोई दोस्त होता है और न दुश्मन, और वक्त के हिसाब से दोस्त भी बदलते हैं, दुश्मन भी बदल जाते हैं। लेकिन अगर हम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये दोस्त तो बनने जा रहे थे, दोस्त तो बनना चाहते हैं, लेकिन दोस्त बनने से पहले ही लगता है कि इनकी जो आपसी जो रस्साकशी है वो बढ़ गई है। कहीं ये आप आगे चल के कोई दुश्मनी में तब्दील ना हो, सियासी दुश्मनी की अगर हम बात करें। बात यह है कि 2019 में जब धारा 370 को हटा दिया गया था, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जो कि कभी भी इकट्ठे नहीं थे, हमेशा लड़ते रहते थे आपस में। दोनों पार्टियों ने बाकी पार्टियों के साथ इलाक तो किया, लेकिन एक दूसरे के साथ कभी इलाक नहीं किया। दोनों एक हरीफ राइवल थी कश्मीर वैली में और जम्मू में भी, जहां जहां पे ये आपस में लड़ती थी। तो लेकिन 2019 ने माहौल बदला, परिस्थितियां बदली, सिचुएशन बदली, और दोनों पार्टीज ने एक गुपकार अलायंस में अपनी पार्टिसिपेशन की। गुपकार अलायंस को बनाया गया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उसमें पहल की, महबूबा मुफ्ती ने की, सीपीआईएम के जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है, मुजफ्फर शाह है, सभी लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने फैसला किया कि आगे चल के हम इकट्ठा चलेंगे। और जब ये मीटिंगों का दौर चला तो उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर एक और पहल की। उन्होंने कहा कि गुपकार से आगे हम अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। अपोजिशन अलायंस की मीटिंगें, यहाँ पे अपोजिशन पार्टी की मीटिंगें हुई, और ये
तय किया गया कि जो आगे के इलेक्शन होंगे उसमें हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। डीडीसी पोल्स में ये पार्टी जो है कमोबेश अलायंस में ही थी और अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा इन लोगों ने किया। लेकिन अब 2024 आते आते लोकसभा के इलेक्शन अब सर पे है, लेकिन लगता है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जो कभी इकट्ठा चलने की बात कर रहे थे उनमें अब दरार सी पैदा हो गई है। देखिए कल उमर अब्दुल्ला जम्मू आए थे, उनसे मैंने पूछा कि क्या आप पीडीपी को अनंतनाग की जो सीट है, क्योंकि पेच उसी पे फंसा हुआ है, उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि तीनों सीटें जो कश्मीर वैली की हैं, चाहे अनंतनाग राजौरी है, चाहे बारामूला की है या श्रीनगर की सीट है, वो सारी सीटें तीनों सीटों पे उनके उम्मीदवार उठे, क्योंकि तीनों सीटों पे 2019 में उन्हीं की पार्टी ने जीत हासिल की है। और इसीलिए इंडिया मीटिंग जब हुई थी इंडिया ब्लॉक की, तो उसमें उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि 2019 का जो स्टेटस को उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। तो साफ इशारा यह था कि मैं तीनों सीटों पे लड़ना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीटों पर लड़ना चाहती है कश्मीर के, क्योंकि उनको पता है कि जम्मू और उधमपुर में उनको कोई और चारा नहीं है कांग्रेस को सपोर्ट करने का, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन पीडीपी चाहती है कि वो एक सीट कम से कम कश्मीर की चुनाव लड़े, जो कि अनंतनाग सीट है, जो अब अनंतनाग राजौरी सीट है उस पर चुनाव लड़े। तो पेच इसी पे फंसा हुआ है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने कल भी कहा कि वो अपने स्टैंड पे कायम है। उन्होंने जो कहा था पहले इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में, वो उसी पे कायम है। हम चाहेंगे कि हम तीनों सीटों पे चुनाव, उन्होंने ये एक इशारा दिया, उन्होंने कहा कि स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए और मैं तैयार हूं उस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जो बीजेपी। देखिए वो इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को मैंने ये सजेशन दी है कि जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां पे इंडिया ब्लॉक को इकट्ठे चुनाव लड़ना चाहिए। मीन्स कि वो चाहते हैं कि यहाँ जम्मू में और उधमपुर में, वो उधमपुर और जम्मू की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे वो पीडीपी अगर उठना चाहेगी या कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहे, कांग्रेस से एक सीट लेके फिर यहाँ अलायंस में सीट लेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे उसको सपोर्ट कर सकती है। तो ये उनका एक इशारा था। लेकिन पीडीपी की मजबूरी है, पीडीपी यहाँ पे इतनी मजबूत नहीं है जितनी अनंतनाग राजौरी पे है। तो पेज उसी पे जिस तरह मैंने फंसा हुआ है। लेकिन पीडीपी के जो लीडरान है उनको पता है कि इस वक्त पीडीपी बार्गेनिंग की सिचुएशन में नहीं है। इसीलिए जब हम पीडीपी के ऑफिशियल से अनऑफिशियल तौर पर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है वो गलत कह रहे हैं, वो उनकी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। लेकिन ऑन द कैमरा वो ये कह रहे हैं कि उनको भरोसा कि आगे चल के उमर अब्दुल्ला समझेंगे चीजों को, परिस्थितियों को समझेंगे। मीन्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति वो ऑन द कैमरा के सामने बहुत ही एक सॉफ्ट अप्रोच लेकर चल रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द कैमरा वो ये कह रहे हैं कि जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो गलत है, उनकी नुक्ताचीनी करते हैं। उनको वो कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही सबसे ज्यादा इसमें डिसीजन मेकिंग में पावर रखते हैं, हमें उमर अब्दुल्ला से ज्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जो है वो हारे को साथ लेकर हम उनकी कोशिशों के प्रति कोशिशों की वजह से अलायंस बना, पहले गुपकार अलायंस बना, अब इंडिया अलायंस भी उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कहेंगे हमें उन पर भरोसा है। लेकिन बिहाइंड द कैमरा वो बहुत ज्यादा उमर अब्दुल्ला के बारे में कह रहे हैं कि उनको अलायंस का पता नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे है कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का वो दाव जो एक हम कह सकते हैं जो अलायंस करने की कोशिश है, लगता है कि जो उमर अब्दुल्ला के तेवर हैं, जिस तरह से कल भी उन्होंने कहा कि मैं अपने स्टैंड पे कायम हूं, जो मैंने पहले कहा मैं आज भी कह रहा हूं कि जो स्टेटस को है 2019 का उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। मीन्स कि वो उन्होंने सख्त इस पे अपने तेवर बरकरार रखे हैं, जो कि पीडीपी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पीडीपी चाहती है कि कम से कम एक सीट हिना वहां से कश्मीर से वो ले ले। जी बिल्कुल बिल्कुल समीर, और इसीलिए इस चीज को समझने की हम आपसे कोशिश कर रहे हैं कि सीटों को लेकर खास तौर पर जो अनंतनाग का बार बार यहाँ पर जिक्र आ रहा है वो कितनी अहमियत का हामिल है। समीर, यहाँ पर एक और बात जो आई है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत की उम्मीद है, ये बात कही है तो यकीनन कहीं ना कहीं जो अपनी सियासी सरजमीन है उसको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। जो भी अहम पार्टियां हैं कश्मीर में उनके जरिए, जो पहले हुक्मरानी कर चुकी हैं उनके जरिए, और साफ तौर पर इस तरह के जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि अपने लिए भी आगे का जो इंतखाबी मंजरनामा है उसको क्लियर रखना चाहती हैं दोनों ही पार्टीज। दोनों के लिए इस वक्त अपने वजूद को बचाना बहुत जरूरी है और बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोकना भी। इन तमाम चीजों को आपसे समझने की कोशिश करेंगे।
देखिए, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा उम्मीद कश्मीर वैली से है कि तीन सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी और तीन की तीनों सीटों पे वो जीतेगी। देखिए, उनको पता है कि नेशनल लेवल पे यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 6 सीटें हैं, यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाली है। कल यहाँ नेशनल पॉलिटिक्स में कोई असर उसका नहीं होगा, लेकिन क्योंकि फिर असेंबली इलेक्शन हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट उनके हों, बीजेपी भी चाहेगी कि उनके हों, और पीडीपी भी चाहेगी कि कम से कम ज्यादा नहीं तो एक सीट पे तो वो चुनाव लड़े और वो उसको जीत के दे, ताकि अपना वर्कर जो उसका जम्मू कश्मीर में है उसको कुछ दिखाए। तो पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी मजबूरी दिखा रही है। वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी कैंडिडेट को वहां से कैंडिडेट को हटा दो तो मुझे क्या बनेगा, मेरे जो वर्कर हैं वो क्या करेंगे। मेरा जो वर्कर है कल वो सवाल उठाएगा कि हमने क्यों रिप्लेस किया, उसका मॉरल डाउन होगा। खासकर जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की जो मैं बात कर रहा हूं, वहां का जो वर्कर होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि तीनों सीटों, लेकिन पीडीपी की अपनी मजबूरी है। वो कहती है कि इंडिया अलायंस का अगर एक सिस्टम बना है तो इंडियन अलायंस में कम से कम हमें भी एक हक मिलना चाहिए, हमें भी शेयर मिलना चाहिए। कांग्रेस के लिए कश्मीर वैली में ज्यादा नहीं है, जम्मू और उधमपुर की सीट वो इंडिया अलायंस के तहत वो यहां से चुनाव लड़ेगी। 2019 में भी अगर आपको याद होगा तो यहां से ही कांग्रेस चुनाव लड़ी थी दोनों सीटों पर, और उसको सपोर्ट भी मिला था पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो कांग्रेस सेफ जोन में है, लेकिन जो 3 सीटें कश्मीर की है उस पर खासकर जो अनंतनाग की, जो मैं बार बार कह रहा हूं, उस पर पेच फंसा हुआ, क्योंकि पीडीपी श्रीनगर और जो बारामूला की सीट है उस पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना चाहती है, देना भी चाहती है। लेकिन अनंतनाग सीट वो किसी भी हालत में, क्योंकि अनंतनाग पीडीपी का ट्रेडिशनल वो रहा है, ट्रेडिशनल एक उसका वोट सीट रही है। वहां से मुफ्ती मोहम्मद सईद जो बिजबिहारा से आते थे वो वहां से हैं। पीडीपी की जो लीडरशिप है, महबूबा मुफ्ती भी बिजबिहारा अनंतनाग से ही है। तो कहने का मतलब है कि अनंतनाग सीट पे वो चाहती है, लेकिन अनंतनाग सीट पे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सैक्रिफाइस करती है अपनी सीट तो उसको उसका वर्कर नाराज हो सकता है, और वर्कर अगर नाराज होगा तो आगे के असेंबली इलेक्शन फिर हैं तो उसको वहां से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी तरफ से एक वो भी असमंजस में है। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक लचीला अपना रहे हैं रवैया, वो खास ज्यादा बोलते नहीं है, वो कहते हैं कि सबको साथ लेकर हमने जाना है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये जो उमर अब्दुल्ला है, आपने देखा कल जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करो, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपनी एक लाइन खींची। उन्होंने कहा पाकिस्तान को पहल करनी पड़ेगी, वहां हालात पाकिस्तान अगर अच्छे एनवायरमेंट क्रिएट करेगा तभी बातचीत होगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, वो एक दूसरे के एक पेज पे नहीं है कई इश्यूज पर, और जिसमें कोलिशन करना, अलायंस करना, उस पर भी फारूक अब्दुल्ला अपना एक नजरिया रखते हैं, उमर अब्दुल्ला एक अपना नजरिया रखते हैं। तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि दोनों पार्टियां किस तरह से इस मसले को हल करती है, किस तरह से बैठ के इस सारा जो चल रहा है डेडलॉक उसको हल करती है। लेकिन इसी बीच जो बीजेपी है उसको एक बड़ा मौका मिला है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करने का, और वो कहते हैं देखिए ये पार्टीज जो है, पहले से हम कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ी है, उनकी हिस्ट्री भी एक दूसरे के खिलाफ, उनका वर्कर भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ा है, तो ये कैसे अलायंस करेंगे। ये धारा 370 के बारे में जो है इकट्ठे हुए थे, फिर उन्होंने गुपकार बनाया, अब अलायंस बना रहे हैं, अब इंडिया अलायंस में है। तो कहने का मतलब है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है उनका जो आपसी एक कोल्ड वार चला है उससे बीजेपी बड़ी खुश है, गदगद है, उसको लग रहा है कि इससे उसको फायदा होगा। हालांकि कश्मीर की अगर हम बात करें तो बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त में है, लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अलग-अलग चुनाव लड़ती है तो वो बीजेपी को एक बड़ा फायदा आगे असेंबली इलेक्शन में दे सकता है। और यहाँ जम्मू की जहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूत स्थिति है, वहां पे भी अगर चुनाव अलग अलग ये लड़ते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। समीर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस तरह के लगातार जो उनके बयानात आ रहे हैं उनकी जो टाइमिंग है और प्लेस, यानी जम्मू में इस तरह के बयानात लगातार आ रहे हैं, इन दोनों चीजों को भी आपसे थोड़े से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सियासी मंजरनामा हम ये देख रहे हैं कि जम्मू में और भी कई सियासी पार्टियां वजूद में आई हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने लिए सियासी जमीन तलाश रही हैं।
देखिए, बाकी पार्टीज की अगर हम बात करें, जैसे सईद अल्ताफ बुखारी की बात है या गुलाम नबी आज़ाद की जो डीपीएपी पार्टी है, अगर हम पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात करें तो मुझे नहीं लगता, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये कर पाएंगे। फिलहाल लोकसभा इलेक्शंस पर ही सबका फोकस है। हालांकि यूएलबी के जो म्यूनिसिपल पोल्स हैं वो पार्टी लाइन्स पर है, उस पर भी रणनीति बना रही है पार्टीज। लेकिन अगर हम लोकसभा की, क्योंकि अब अभी हम लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं, तो लोकसभा इलेक्शन में ये दो पार्टीज जो है ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं कर पाए। सज्जाद लोन का अपना एक पॉकेट है, वो किसको सपोर्ट करेंगे, कितना करेंगे, वो तो आने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि जो मेन अपोजिशन पार्टीज हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर उनमें दरार पड़ती है, सीट शेयरिंग फार्मूला तय नहीं होता है, तो ये इसके लिए बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर पंजाब की बात करें, वहां से भी जो इंडिकेशंस आ रही है कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो है, लेकिन वो दोनों अलग-अलग चुनाव लड़ सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। तो हो सकता है कि कश्मीर वैली में भी यही हो, पीडीपी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़ती है तो इसका असर देखने को ना, एक मैसेज भी जाएगी कि ये दोनों पार्टियां इकट्ठे नहीं है, तो उसका असर आगे असेंबली इलेक्शंस में पड़ सकता है, बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस वक्त जो परिस्थितियां बनी है ना, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन, सियासी हालात, वो इस तरह के दिख रहे हैं कि कश्मीर वैली में जो सीटों पे डेडलॉक बना हुआ है, और जम्मू में कांग्रेस को भी अब उसमें देखना पड़ेगा कि अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा सपोर्ट नहीं कर पाती उसको, तो कांग्रेस के लिए भी यहाँ पे मुश्किल होगी। क्योंकि अगर वो दोनों पार्टियां इंडिया अलायंस के तहत यहाँ पे अलग अलग सीटें चुनाव लड़ती हैं, तो वोटों का विभाजन होगा, डिवीजन होगा, जो बीजेपी को फायदा दे सकता है। और बीजेपी की नजर इसी पर है, और इसीलिए वो कटाश कर रहे हैं दोनों पार्टीज को, और कांग्रेस को भी उसमें मिला रहे हैं, और कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ सिर्फ बीजेपी का ही बोलबाला आगे भी होगा। जी बिल्कुल समीर, और आखिर में ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, पीडीपी के जो महबूब बेग हैं, उन्होंने साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला के इस बयान को उनका निजी बयान बता दिया है। कहीं ना कहीं बहुत ही एहतियात के साथ पीडीपी यहां पर कदम रख रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त के जो हालात हैं, मैंने पहले ही कहा कि पीडीपी इस वक्त उस स्थिति में नहीं है कि वो बार्गेनिंग करे। पीडीपी ने बहुत डिवीजन देखा है। अगर हम 2019 के बात करें, उनके कई लीडर्स जो है, पार्टी लीडर वर्कर, वो पार्टी से निकले हैं। हालांकि ये भी सही है कि पिछले 1-1.5 साल में पीडीपी ने बहुत अपने आप को दोबारा मजबूत किया है कई जगहों पे, और पार्टी लीडरशिप ने बड़ी मेहनत की है, ये अपनी जगह सही है। लेकिन पार्टी को अभी भी लग रहा है कि उस स्थिति में नहीं है इस वक्त के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, नया नेशनल कॉन्फ्रेंस को नाराज कर सके। अगर आप देखें कि इस वक्त जो पीडीपी है वो चाहती है कि उसको पार्टी अभी उस मजबूत स्थिति में नहीं है, पार्टी को अभी और मजबूत होना है। यही वजह है कि अगर आप देखें कि उमर अब्दुल्ला बार बार कह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन करवाओ, लेकिन अगर पीडीपी की बात करें, वो कहते हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ 370 हमारा एजेंडा है, हम जल्दी से जल्दी असेंबली इलेक्शन के हक में नहीं है। मतलब कि असेंबली इलेक्शन वो इसलिए जल्दी नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि असेंबली इलेक्शन अगर डिले होते हैं तब तक वो अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। जहां जहां वो कमजोर हुए हैं, जहां जहां पे उनको सेटबैक लगे हैं पार्टी के लीडर की निकलने के बाद, उसको मजबूत करे, अपने कैडर को और मोबिलाइज करे। तो सियासत में यही चीज होती है कि हर कोई चीज उसी अपने एनवायरमेंट, अपने हिसाब से देखी जाती है और उसी हिसाब से बयानबाजी भी की जाती है। बिल्कुल समीर, तो देखना अहम रहेगा कि ये जो सियासी मंजरनामा है, जो हम लगातार महासंग्राम 2024 की बात कर रहे हैं, ये और कितना दिलचस्प मोड़ इख्तियार करता है, क्योंकि लगातार आप कह रहे हैं कि सियासत है, सब कुछ मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका, आज जिस तरह से डिटेल तमाम डिस्कशन में आपने चीजें हमारे दर्शकों के सामने रखी हैं। तो ये थे हमारे साथी समीर भट्ट, जो कि इस अहम मामले पर तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। और अब हम आगे बढ़ेंगे। कल लोकसभा के पास हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राजीव गांधी ही महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस ही थी जिसने हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और इस विधेयक को पेश करने और फिर इसे संसद से पारित कराने का सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया।
तो लोकसभा से पास हुए महिला आरक्षण बिल का मामला, जिस पर लगातार हम देख रहे हैं कि अब सियासत भी तेज हो रही है। अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहां पर भी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बयान दिया है और सीधे हम रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, जब से हम देख रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसको लेकर दोनों ही पार्टियां जो है कहीं ना कहीं मुख्तलिफ बयानात दे रही हैं और हिमाचल से भी लगातार इस महिला बिल को लेकर बात हो रही है। आज क्या कुछ जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है उन्होंने कहा है, ये भी समझना चाहेंगे और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आए हैं, दोनों बातें समझने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र। हिना, अब श्रेय लेने की होड़ अब लग चुकी है दोनों ही राजनीतिक दलों में, भाजपा में और कांग्रेस में। कांग्रेस अपनी तरफ से दावा कर रही है कि महिला आरक्षण की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की गई थी, राजीव गांधी की तरफ से की गई थी। इंदिरा गांधी का ये विचार था, राजीव गांधी ने इम्प्लीमेंट इसको किया। पंचायती राज में अगर देन पूरे देश में महिला आरक्षण की है तो राजीव गांधी की देन है और यही कारण रहा कि सोनिया गांधी की तरफ से भी फोर्स किया गया और यूपीए सरकार की तरफ से राज्यसभा में इस विधेयक को लाया गया है। ये तमाम बातें कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कह रही है, कही जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की तरफ से जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वक्तव्य दिया गया, उस वक्त आभार व्यक्त किया उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, सोनिया गांधी का, राजीव गांधी का, और कहा कि तब से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब जाकर ये सिलसिला पूरा हुआ। और पूर्व की यूपीए सरकार की तरफ से भी उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में प्रयास किए गए, राज्यसभा में बिल लाया गया। इसके अलावा पंचायती राज सबसे छोटे स्तर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया। तो श्रेय आज यही श्रेय सांसद प्रतिभा सिंह की तरफ से दिया गया। उनकी तरफ से भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेताओं को, बड़े नेताओं को श्रेय देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस की सोच ये है जिसको आज इम्प्लीमेंट भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। लोकसभा में जब इसको लाया गया तो उससे पहले कांग्रेस सांसद का भी यही विचार है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। भाजपा स्पष्ट रूप से कह रही है कि अब चर्चाएं जरूर इस बिल पे आरक्षण, महिला आरक्षण के ऊपर हुई, चर्चाएं जरूर हुई कि बातें बड़ी बड़ी कही गई, चाहे वो इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें या फिर अभी तक की जितने भी नेता हैं, जरूर बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया लोकसभा में इस विधेयक को पास करने की, लोकसभा में इसके ऊपर चर्चा करने की और इसे पास कराने की। अब तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने ये हिम्मत जुटाई और जो असंभव जैसा दिखने वाला कार्य था, अब देश की जो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में 33% आरक्षण देने का जो एक विकल्प था, एक जो सोच थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है और उन्होंने ही हिम्मत जुटाई और संसद में इस बात को लेकर आए। और अब जब नया चीजें डिस्कस होगी, जब समय आएगा तो लागू भी इस चीज को किया जाएगा। लेकिन भाजपा नेताओं की तरफ से, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की हम बात करें, उनकी तरफ से पूरी तरह से श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया और कहा गया कि बातें जरूर हुई होंगी लेकिन हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया संसद में इस चीज को लाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिम्मत जुटाई और वो शुभ दिन जब नए संसद भवन का शुभारंभ था तो पहले ही दिन इस विधेयक को प्रधानमंत्री की तरफ से लाया गया। ये सोच प्रधानमंत्री की महिलाओं के प्रति सम्मानजनक सोच को दर्शाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप, उनकी तरफ से भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया गया और रीना कश्यप का कहना था कि अब एक महिला जब संसद में पहुंचती है तो सिर्फ एक महिला संसद में नहीं पहुंचती, उस क्षेत्र की तमाम महिलाओं को एक आसानी हो जाती है अपनी महिला नेता के साथ बातचीत करने में, अपने विचारों को शेयर करने में। और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि भावनाओं को समझती है एक महिला नेता, जो दूसरी महिला कार्यकर्ता हैं या फिर गृहिणियां हैं, उनकी भावनाओं को समझती हैं और
ये महिलाओं ने करके भी दिखाया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि महिलाएं जब घर संभालती हैं तो पूरी शिद्दत के साथ संभालती हैं, जो भी काम करती हैं पूरी शिद्दत के साथ करती हैं। और जो प्रधानमंत्री ने अब मौका दिया है, नरेंद्र मोदी ने अब देश की संसद में 33% आरक्षण को लेकर, उसको भी महिलाएं सही साबित करेंगी। और उन्होंने एक और बात का जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वो एकमात्र महिला हैं और कहीं ना कहीं कमी महसूस करती हैं कि अब कुछ और महिलाएं होती तो अपनी आवाज को और ताकतवर तरीके से रख सकती थी। समर्थन महिलाओं का जरूर मिलता उनको हर बात के ऊपर। तो तमाम जो बातें हैं वो रीना कश्यप की तरफ से भी शेयर की गई। और अब जब संसद में महिलाएं अधिक संख्या में पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ने की एक राह भी दिखेगी। और हर क्षेत्र में महिलाएं जिस प्रकार आगे बढ़ रही हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी एक मार्ग प्रशस्त हो पाएगा महिलाओं के लिए। बिल्कुल राजेंद्र, ये तो रही जो सियासी बात है, पार्टियों की बात है, वो यहाँ हम आपसे थोड़ा सा रिएक्शन भी जानना चाहेंगे। वहां पर जो तमाम महिलाएं मौजूद हैं उनका रिएक्शन क्या रहा है इस महिला आरक्षण बिल को लेकर? हिना, एक बात तो तय है कि तमाम महिलाएं चाहे किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, चाहे भाजपा की चाहे कांग्रेस की, सबकी तरफ से स्वागत किया गया। श्रेय देने की बात अलग है, श्रेय देने की बात अपने स्थान पर है, लेकिन स्वागत हर महिला की तरफ से किया गया है, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड से कनेक्टेड हैं या फिर किसी अन्य क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तमाम महिलाओं की तरफ से स्वागत किया गया क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में बहुत कम महिलाएं आगे आ रही थी। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात की जाए, महिलाओं और पुरुषों के प्रतिशतता के हिसाब से की जाए, हिमाचल विधानसभा में केवल वर्तमान में एक महिला अब इस वक्त विधानसभा में मौजूद है। तो ऐसे में स्वागत जरूर और हर महिला की तरफ से स्वागत किया गया है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाएं हो या फिर घरेलू कामकाजी महिलाएं हो, उनकी तरफ से स्वागत किया गया है। तमाम महिलाओं की तरफ से स्वागत किया गया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज सिस्टम में 50% आरक्षण महिलाओं को है। तो ऐसे में वो वैल्यू महिलाएं जानती हैं, प्रदेश की महिलाएं जानती हैं कि जब महिला प्रधान चुनकर पंचायत में जाती हैं, वो महिलाओं की बात समझती हैं, वो गृहिणियों की बात बेहतर तरीके से समझ सकती हैं और एक इजीनेस होती है, कंफर्ट जोन। बिल्कुल राजेंद्र, तो महिला आरक्षण बिल को लेकर जो ओवरऑल रिएक्शन है वो तमाम महिलाएं खुश ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम तर जानकारी, तमाम तर डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और महासंग्राम 2024 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।